एमएसएमई भारत का ग्रोथ इंजन और हमारी इकोनॉमी का आधार, ये तो हम सब जानते हैं। एंड हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा ही कि जो नया एमएसएमई का 45 डेज वाला रूल है जो इनकम टैक्स पे हमारे इम्पैक्ट करता है, वो हमारे सीए तुषार जी ने बहुत अच्छे से समझाया। पर तुषार भाई, आज मेरे पास नए सवाल है एंड ये सवाल दिल के हैं, क्योंकि हम ऐसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए एज एमएसएमईज, बट कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग कैपिटल का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है हमारे पास, कैश क्रंच बहुत ज्यादा रहता है। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें टाइम पे पैसा नहीं देते हैं, इस वजह से हम आगे टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते, और ऐसे करके अभी शायद पूरा साइकिल बन चुका है। तो तुषार भाई, हम इसका क्या करें, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में भी हमने एमएसएमई का डेफिनेशन क्लियर किया था, और इस बार भी एक बार एमएसएमई का डेफिनेशन मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो आपने सही बोला कि ये भारत का ग्रोथ इंजन है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट इसी इंडस्ट्री से मिलता है, इसी सेगमेंट से मिलता है। और तो एमएसएमई को बहुत सारे बिजनेस में बेनिफिट देने के लिए और उनकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई एक्ट बनाया है, जिसके अंदर इनकी डेफिनेशन क्लियरली डिफाइन की गई है, जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से नीचे है और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती है जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से नीचे है और टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है। और मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ से नीचे है और टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे है। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि एमएसएमईज क्या होते हैं, बट हम एमएसएमईज करें क्या करें कैश क्रंच का? सो गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप एमएसएमईज जो हैं वो अपने जो भी ऐसे डेटर्स हैं जिनकी रिकवरी नहीं हो रही है और उन्होंने जेन्युइनली गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किया है, तो आप उसकी जानकारी उधर एमएसएमई समाधान पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, और जिसके अंदर एक पूरा प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है। वो प्रोसेस फॉलो करके आप अपनी रिकवरी करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये पूरा पोर्टल बना दिया इन्होंने जिससे हम रिकवरी कर, ये तो पता ही नहीं होगी ये इसका पोर्टल में इंक्वायरी करने का, ये मतलब ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको पोर्टल पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। मेजरली 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला है कि सबसे पहले आपको परचेज ऑर्डर जो आया है वो आपके पास होना चाहिए, और फिर अगर इनवॉइस आपने इशू किया है वो आपके पास होना चाहिए, और आपका उद्यम आधार सर्टिफिकेट जो एमएसएमई सर्टिफिकेट भी हम बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हैं तो उसके बाद बहुत सारी वहाँ पे डिटेल फिलअप करनी पड़ती है, जैसे कि आपने गुड्स सप्लाई किए, कितने पार्ट में सप्लाई करे, आपकी तब पेमेंट टर्म्स क्या थी, आपका एमएसएमई नंबर, उद्योग नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कस्टमर का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कस्टमर की डिटेल्स। और एक चीज़ ये भी है, अगर आपके पास परचेस ऑर्डर नहीं है, क्योंकि जनरली एमएसएमईज में ये प्रैक्टिस होती है कि या तो फ़ोन पे, ओरली, या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर टेक्स्ट मैसेज में ही कभी कभी ऑर्डर आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एफिडेविट होता है जिसका फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल देंगे। तो वो एफिडेविट आप खुद फिलअप करके और उसको नोटराइज करवा के आप सबमिट कर सकते हैं परचेज ऑर्डर की जगह पे। अच्छा, आपने एक चीज और मेंशन करी, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। अब हम जैसे बहुत सारे ऐसे एमएसएमई को पता ही नहीं कि वो क्या होता है, तो वो होना जरूरी है? हाँ, वो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपका उद्यम सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इस चीज़ का लाभ नहीं ले पाओगे। अच्छा, तो तुषार भाई, एक बार डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए एंड एक्सेप्ट भी हो गए, तो उसके बाद क्या करना होगा हमें? मतलब उसके बाद हमें कुछ करना है कि सरकार ही सब करेगी? हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं तो आपको ईमेल आईडी जो भी आपका एमएसएमई में है तो उस पर आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान रखना है कि उद्यम आधार में अपना ईमेल आईडी अप टू डेट होना चाहिए। तो उसी ईमेल आईडी पे आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा, और एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा जो हमारा कस्टमर है, जिसके साथ हमारा डिस्प्यूट है या जिससे रिकवरी पेंडिंग है। तो आप ये ईमेल आईडी पे जो एक्नॉलेजमेंट है वो आप कस्टमर को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, और उसमें साफ लिखा हुआ रहेगा कि आपको 15 डेज के अंदर ये पेमेंट करना है, वरना आगे रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट होगा, केस इनिशिएट होगा। अगर वो 15 डेज में पेमेंट कर देता है तो अच्छा, तो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व? यस। और यार तुषार भाई, हमारा देश महान,
काफी बार ऐसा होता है कि वो नोटिस मिलने के बाद भी शायद कोई ना कोई कस्टमर पेमेंट ना करे, तो वैसे कस्टमर्स के साथ हम फिर कैसे डील करें? जो ये एमएसएमई समाधान पोर्टल है, तो इसको हम 5 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। इस पे जो भी प्रोसेस होगा उसको, एक तो है डॉक्यूमेंटेशन एंड सबमिशन, दूसरा है काउंसिलिएशन, तीसरा है आर्बिट्रेशन, फिर ऑर्डर, और फिर है रिकवरी प्रोसेस, है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने क्लियर कर लिया है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या चाहिएगा और आपको सबमिट एप्लीकेशन कैसे करनी है, और फिर अगर 15 डेज में भी आपका पेमेंट नहीं आता है तो काउंसिलेशन प्रोसेस होगा, जिसमें आपको और कस्टमर को 2-3 हियरिंग प्रोवाइड की जाएगी, और एमएसएमई काउंसिल जो है वो आपको 2 से 3 हियरिंग में सारा आपका एविडेंस कलेक्ट करेगा और ये ट्राई करेगा कि आप दोनों का म्यूचुअल सेटलमेंट ही हो जाए। ठीक है। और जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो जो एमएसएमई से एप्लीकेशन सीधा रूट होगी एमएसएमई काउंसिल को, जो लोकल लेवल पे ये केस हैंडल करेगी। फिर उसके बाद अगर तीसरा जो प्रोसेस है वो आर्बिट्रेशन का है ना। आर्बिट्रेशन में एमएसएमई काउंसिल में जो लोकल पैनल होगी उसके सामने आपका केस आएगा, और वहाँ पे आपके जो प्रूफ्स हैं, आपके जो गवाह हैं, वो आपको सबमिट करने हैं। कस्टमर को भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं, वो भी अग्री नहीं कर रहा है, तो वो भी अपने गवाह प्रूफ सबमिट कर सकता है, और फिर वो पैनल डिसाइड करेगी कि आप केस किसके फेवर में जा रहा है ना। और ज़्यादा चांसेस है अगर हमने पूरा क्वालिटी का कुछ दिया है और डिलीवरी भी करी है और पेमेंट पेंडिंग है तो हमारे फेवर नहीं आएगा। फिर आता है अवॉर्ड एंड ऑर्डर। अगर अवॉर्ड एंड ऑर्डर पे आपका केस आ गया है, मतलब ये डीम्ड है कि कस्टमर अग्री नहीं कर रहा है आपको पेमेंट करने के लिए, क्योंकि हम पहले 15 डेज का टाइम दे चुके हैं, काउंसिलेशन प्रोसेस हो चुका है, आर्बिट्रेशन हो चुका है, तो अभी तक वो अग्री नहीं कर रहा है, तो इसमें आपको काउंसिल एक ऑर्डर देगी, है ना। वो ऑर्डर में, और उस ऑर्डर का कॉपी आप लेके और कस्टमर को भी भेज सकते हैं, जिसमें ये तय हो चुका है कि इतना रिकवरी ड्यू है और वो कस्टमर से आपको लेना ही है। फिर आपको रिकवरी करने में वहाँ हेल्प नहीं होगी, उसके लिए 5वां स्टेप होगा रिकवरी का जो ऑर्डर है, या तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो ये रिकवरी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कराने में आपकी हेल्प करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अगर आपने बात करी है तो वो आपको हेल्प करेंगे, उनकी कोई प्रॉपर्टी है उसको सील करने में, रिकवरी जो जिससे आपको रिकवरी में मदद मिलेगी। और अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किया है तो आपको उस कोर्ट में, या तो आप उस एग्जीक्यूशन पिटीशन की मदद से आप उनकी प्रॉपर्टी सीज करवा सकते हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं, और बात अरेस्ट तक भी जा सकती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि एमएसएमई को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीधा कोई भी केस आ गया और ऑर्डर अपने एमएसएमई के फेवर में आ गया तो इसका कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाने वाला है। बिल्कुल एक लीगल प्रोसेस दिया गया है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा, पिटीशन रिकवरी एग्जीक्यूटिव पिटीशन भी फाइल होगा, और ये सब फाइल होने के बाद केस डिसाइड होगा और फिर आपकी रिकवरी होगी। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रास्ता हमारी गवर्नमेंट ने निकाला है। ये तो काफी अच्छा है, मतलब सही में समाधान हो जाएगा। और ये बात तो अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ा देगी इस बात की कि आप अरेस्ट भी हो सकते हो अगर आप पेमेंट ना करो तो, एंड वो शायद जरूरी भी है, क्योंकि अगर किसी ने मेहनत से अपना प्रोडक्ट आपको दिया है, सर्विस दी है, तो फिर उनको पेमेंट भी मिल जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा तुषार भाई, अब ये सवाल में आ रहा है कि अगर हमारी एप्लीकेशन पे ही कुछ एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि एमएसएमई का जो है वो पोर्टल से हमारे एप्लीकेशन रिडायरेक्ट होगा एमएसएमई काउंसिल को, और आपको जो एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीव होगा उसमें ये मेंशन होगा कि एमएसएमई काउंसिल का नंबर क्या है, तो आप आपकी जो लोकल एमएसएमई काउंसिल है वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। ओके। तो तुषार भाई, ये समाधान पोर्टल क्या होता है और इसका रिकवरी प्रोसेस क्या है, वो तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, पर फिर भी छोटे मोटे और क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। पहला कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो आपने बताया था कि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट अपलोड करना, उसके और कुछ पर्टिकुलर्स है जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका अप टू डेट होना चाहिए। एक तो उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी
इनवॉइस की डेट से पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है और अब आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, भले ही तब भी आपका टर्नओवर लिमिट वगैरह क्रॉस नहीं हुआ था, तो आपको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ कि हम उद्यम रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक एनआईसी कोड मेंशन करते हैं, जिसमें गुड्स या सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं उसकी डिटेल्स होती हैं। तो वो आप ध्यान रखिए कि वो अप टू डेट हो, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया है जो उस उद्यम रजिस्ट्रेशन में उसका डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, तो आपको वो एप्लीकेशन ऑनलाइन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तीसरी चीज़ ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हर कम्युनिकेशन ऑनलाइन आपको उसी ईमेल आईडी पे आएगा जो उद्यम में होगी, फोन नंबर भी वही यूज़ होगा, एड्रेस भी वही यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के टाइम में ध्यान रखना है। अच्छा, तो मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसको अपडेट करना चाहिए। ठीक है, कर देंगे बिल्कुल। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी बार हमने जैसा आपने बताया था कि 15 दिन का प्रोसेस है, तो उसमें डायरेक्ट नोटिस उनको एमएसएमई से मिल जाएगा, तो हमें भी कुछ अपने तरफ से कुछ नोटिस या बोलना चाहिए कि अच्छा हमने ये किया? नहीं, बस आप केवल ये ध्यान रखें कि जो एक्नॉलेजमेंट आता है आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप उसको सेव कर लीजिए। बाकी अपनी तरफ से अपने को कोई और एडवोकेट के लेटर हेड या किसी पे भी आपको नोटिस या पर्सनल लेवल पे कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। ओके। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लेट पेमेंट किया है तो उसका जो इंटरेस्ट है, तो सिर्फ क्या उसी का हम लोग क्लेम डाल सकते हैं? हाँ, अगर आपका प्रिंसिपल रिकवर हो गया है और केवल आपको ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है और आपके टर्म्स में भी है, तो आप केवल इंटरेस्ट के लिए आप एमएसएमई समाधान को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर टर्म्स में ना लिखा हो कहीं पे कि लेट पेमेंट इंटरेस्ट, तो भी तो एज पर एमएसएमई एक्ट भी आप इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप उसका भी क्लेम। अच्छा, तो वैसे भी कर सकते हैं। ओके। और अच्छा, तो हम जब केस अपलोड कर रहे होते हैं एंड उसमें फिर भी गलती से कुछ एरर निकल गया, कुछ इधर उधर मिस इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ हो गया, तो क्या हम लोगों को कोई पेनल्टी लग सकती है या नहीं? अगर आपका एप्लीकेशन में कुछ एरर है और उस वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो एमएसएमई को कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, बस हम वापस अप्लाई करते हैं वो वाली बात। अच्छा, और अगर हमारे गुड की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो, इस वजह से वो पेमेंट ना कर रहे हो, बट हमने खर्चा किया, हमने उनको सर्विस तो दे दी, तो उसमें भी क्या हमारा पेमेंट रुकेगा? अगर गुड्स की क्वालिटी का इशू जेन्युइन है और तो हो सकता है कि हमारा क्लेम रिजेक्ट भी हो जाए, बट अगर गुड्स की क्वालिटी का इशू कस्टमर ने 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ गुड्स हाईलाइट किया हो तो ही वो जेन्युइननेस भी होगी, वरना अगर वो बाद में अभी बोल रहा है जब हमने ये केस रजिस्टर किया है तो वो बहुत लेट हो चुका है। हाँ, मतलब जब उनको डिलीवर हुआ है तभी वो बता दें कि दिक्कत है। अच्छा, तो अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस हमने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को या कोई ऐसी कंपनी को दिया है या किसी फॉरेन कस्टमर को दिया है, तो भी हम केस कर सकते हैं? हाँ, अगर हमारा कस्टमर गवर्नमेंट कस्टमर है तो डेफिनेटली हम केस कर सकते हैं, बट फॉरेन कस्टमर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं, ओवरसीज कस्टमर को हम इसमें हम समाधान नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब फॉरेन कस्टमर्स का शायद बाद में कुछ आए। ओके। एंड जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अपलोड करने, तो क्या उसके साथ हार्ड कॉपी में भी कुछ होना चाहिए मेरे पास? हाँ, जब आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो जो चीज़ें आपने अपलोड करी है प्लस एक्नॉलेजमेंट आप सेल्फ सर्टिफाइड और अपना स्टाम्प कंपनी का लगा के आप एमएसएमई जो काउंसिल में आपका केस ट्रांसफर हुआ है वहाँ पे जाके फिजिकल सबमिट कर दें। चलिए तुषार भाई, बहुत बढ़िया। मतलब एज एन एमएसएमई मुझे पता है कि अगर कोई कस्टमर नहीं दे पाते हैं पेमेंट टाइम पे और रीजनिंग भी नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल हमें इसको यूज़ करना चाहिए। ये बहुत अच्छी सरकार की सोच है जिसका समाधान हमें मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही और नॉलेज वीडियोस के लिए जो बिजनेस, एमएसएमई, अकाउंटिंग, फाइनेंस, फंडिंग से रिलेटेड है, आप हमें फॉलो करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगी एमएसएमई समाधान पोर्टल की, जिस पे आप कर सकते हैं। एंड हम लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज आपको ऐसा अच्छा ज्ञान हम लोग फ्री में दे रहे हैं।